अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी वीडियो हाउ टू बिकम प्रोग्रामर सीरीज की एक और वीडियो है। हमने इस सीरीज की पिछली वीडियो में HTML लैंग्वेज का स्टार्ट लिया था और कुछ टैग्स हमने पढ़े थे। आज हम उससे आगे जाएंगे और मजीद कुछ और टैग पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने एडिटर के तौर पे सिंपल नोटपैड को यूज किया था, तो आज हम इसमें भी एक स्टेप आगे जाते हैं और इसका एक प्रोफेशनल अच्छा सा एडिटर इंस्टॉल करते हैं। आप चाहें तो सारी प्रोग्रामिंग भी नोटपैड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो जो हमारे पेजेस बढ़ते जाएंगे, हमारे 3, 4, 5, 6 पेजेस हो जाएंगे, तो फिर नोटपैड में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और हमारी कोडिंग भी ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो इसके लिए हम नोटपैड के बजाय इसका कोई स्पेसिफिक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम एडिटर कहते हैं। तो काफ़ी सारे एडिटर अच्छे से अवेलेबल हैं। जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो आप क्रोम ओपन करें, गूगल में जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिख के एंटर करें, तो पहला पहला जो लिंक आएगा वो होगा code.visualstudio.com। तो आपको लिंक याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी वीडियोस में जो भी लिंक्स होंगे, जो भी कोडिंग होगी, जो भी ऐसा मटेरियल जो आपने राइट डाउन करना होगा, तो आपको उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके सारे लिंक्स और वो सारा कुछ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, तीनों के लिए अवेलेबल है। तो इसको यूज़ करने की एक वजह ये भी है कि ये हमारे 3 जो मेन बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन पे ये काम करता है। तो हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो के लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। मेरे पास 64 बिट सिस्टम है, तो 64x64 के लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। तो हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। तो ये एक्सी फाइल है जो हमारी डाउनलोड हुई है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जो भी लोकेशन आ रही है उसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये डेस्कटॉप आइकन का कह रहा है, क्रिएट करना चाहें तो कर दें। बाकी ये चेक बॉक्स भी ऑप्शनल हैं, करें ना करें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट करें और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें। तो ये अभी इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो गई है। ये देखें, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब फिनिश बटन पर क्लिक करें तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो पहली स्क्रीन यहाँ पे ये आ रही है, ये आपकी मर्जी। आप इसमें डार्क मोड भी रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। मैंने यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मॉडर्न लिखा हुआ है उसी को ही चूज़ किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में अपनी फाइल बनाई थी, एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें हमारी index.html थी, वो हम यहाँ पे लाते हैं। तो फाइल में जाके देखें, न्यू फाइल भी बन सकती है, न्यू विंडो भी बन सकती है और ओपन भी कर सकते हैं। तो हम ओपन करना है अपना फ़ोल्डर, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक किया। यहाँ पे ये मेरा फ़ोल्डर पड़ा था, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये आई ट्रस्ट द ऑथर, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आ गई हमारे पास index.html। ये आ गई हमारी कोडिंग। अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको शुरू से डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो नोट पैड था और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जितने भी टैग्स हैं उन्होंने इसको ब्लू कलर कर दिया है, प्रॉपर स्पेसिंग दे दी है। ये पहले ये देखें, यहाँ से जो स्पेस थी हम खुद दे रहे थे, इसने इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, खुद से कर दी है। एक प्रॉपर अच्छी सी लुक और अच्छा सा फॉर्मेट हमारे कोड को विजुअल स्टूडियो कोड ने खुद ही दे दिया है। इसके साथ भी इसमें बहुत ज़्यादा फीचर हैं जो जैसे जैसे हम इस कोड एडिटर में काम करते जाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं कि आज हमने कौन कौन से नए टैग पढ़ने हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कौन से टैग पढ़े थे। एक H1 से लेके H6 तक हमारे टैग थे जो हेडिंग के टैग थे। इसके बाद हमने P पैराग्राफ टैग भी पढ़ा था, B, I, U और BR टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और लाइन ब्रेक। ये टैग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन नाजरीन ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो को हमारी देख के ये टैग सीख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं, आज हमने कौन से टैग पढ़ने हैं। तो नया टैग पढ़ने से पहले मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा नज़र आए। व्यू में जाके अपीयरेंस में जाएं तो यहाँ पे देखें जूम इन और जूम आउट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, थोड़ा सा हमें और जूम करना है। Ctrl+= इसकी शॉर्टकट भी है। तो आज का जो सबसे पहला टैग है वो है मार्क, MARK। देखें, जैसे ही मैं क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट दूंगा तो ये इसका क्लोजिंग टैग एडिटर
खुद ही लिख देगा। देखिए मैं अभी क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट देने लगा हूँ, ये देखें जो इसका क्लोजिंग टैग है मार्क का वो इसने खुद ही दे दिया। तो ये एडिटर जैसे मैंने कहा पावरफुल एडिटर है, नोटपैड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे आप लोगों को इसके और भी ज़्यादा फीचर पता चलते जाएंगे। अच्छा, मार्क टैग क्या करता है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो उसके बैकग्राउंड को तो मार्क टैग यूज होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे आई लिव इन पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान को मैंने मार्क के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसको चलाने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पे चले जाएं और उसको डबल क्लिक करें, तो ये देखें ये खुल गया और यहाँ पे ये आपको मार्क टैग की भी समझ आ गई कि उसने इसके बैकग्राउंड को येलो कर दिया है। ठीक है, तो हमने कोई भी वर्ड के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना हो तो मार्क टैग यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, ये रन में जाएं और रन विदाउट डिबगिंग करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें तो ये भी ओपन हो गया। ये देखें पाकिस्तान के बैकग्राउंड को इन्होंने येलो कर दिया है मार्क टैग ने। चलें जी, जबरदस्त। अभी हम जाते हैं और अपना अगला टैग पढ़ते हैं। अगला टैग जो है वो है स्मॉल टैग। क्लोजिंग टैग स्मॉल का खुद ही लिख दिया है। टैग नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो भी इसके अंदर हम वर्डिंग लिखेंगे वो उसको स्मॉल कर देगा। देखें कैसे करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम जस्ट टेस्टिंग स्मॉल टैग। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल की वर्ड है वो मैंने स्मॉल स्मॉल टैग में लिख दिया है। तो इसका जल्दी से हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, जो स्मॉल वर्ड है वो पहले से स्मॉल होकर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे टैग हैं। हमने पिछली वीडियो में भी जो टैग पढ़े थे वो भी टेक्स्ट से रिलेटेड थे और अभी जो हमारे टैग चल रहे हैं वो भी टेक्स्ट के रिलेटेड ही हैं। कभी हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कभी उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है, कभी ये देखें स्मॉल करके लिखना है। तो ये सारे जो टैग्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा भी टैग्स जो होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, इमेज के रिलेटेड जो होंगे, वीडियो से रिलेटेड जो होंगे, ऑडियो से रिलेटेड जो होंगे वो भी हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। चलें मैं लिखता हूँ टैग और मेरे ख्याल में मैं लिखूंगा ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये टैग क्या कर रहा है। इस टैग का नाम है स्ट्राइक। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख दिया स्ट्राइक आउट वर्ड्स। तो देखें इसका क्या रिजल्ट है स्ट्राइक का। रिफ्रेश करते हैं आके, यहाँ पे नजर आ गया स्ट्राइक आउट वर्ड्स को उसने पूरे टेक्स्ट को स्ट्राइक आउट कर दिया है, उसके ऊपर एक लाइन सी लगा दी। ठीक है, तो अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और हमें इस किस्म की चीज़ चाहिए कि हमने जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू करना है, उसके ऊपर एक लाइन लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास टैग होगा स्ट्राइक। जल्दी से हम अगले नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला टैग हमारा बड़ा मज़े का टैग है। ये भी अगर आपने कोई इक्वेशन वगैरह लिख रहे होते हैं, कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कारआमद होता है। उसका नाम है सब सब टैग, SUB, और इसको हम अपनी ज़बान में सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कभी लफ्ज़ सुना है सब स्क्रिप्ट का? चलिए देखते हैं कि ये करता क्या है। अच्छा, अगर आपने कभी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले होते हैं। जैसे एक बड़ा आम सा वर्ड है H2O, कि वाटर को H2O कह रहे होते हैं। ठीक है, तो H लिखा होता है और 2 उसके नीचे छोटा सा होता है और फिर O। तो हम वही यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ये H लिखा, जिसको हमने सबस्क्रिप्ट बनाना है 2 को, तो वो इसके अंदर आ गया और आगे हमने O लिख दिया। ठीक है, इससे पहले मैं ज़रा लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें नई लाइन पे H2O लिखा हुआ नज़र आए। देखें इसका रिजल्ट। जाते हैं अपने क्रोम में, रिफ्रेश करते हैं, देखें H2O का रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा इसको मज़ीद बड़ा करके भी दिखा दूँ यहाँ पे। अभी देखें H2O किस तरह नज़र आ रहा है। तो 2 जो है ना H के नीचे चला गया। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये इसका काम है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास इससे ही रिलेटेड होता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये SUB था, वो SUP है, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, आप लोगों ने मैथ में पढ़े होंगे, जैसे 4 पावर 2। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ लिखनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। लेट्स गो। ठीक है, अब देखते हैं कि 4 पावर 2 इक्वल टू 16 कैसे नज़र आता है। ये देखें 4 के ऊपर 2 चला गया। ठीक है,
वही बात है कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप लोगों में कुछ फार्मूले या मैथमेटिकल कोई इक्वेशंस वगैरह हों, तो ये उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, और अगला जो हमारा टैग है वो है लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं ज़रा एक ब्रेक दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये भी आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जब भी मैं BR लिखता हूँ, तो ये जो है ना स्लैश, हमने पढ़ा था कि BR टैग के बाद यहाँ पे स्लैश देते हैं, तो दें या ना दें ये ऑप्शनल है। ठीक है, इससे भी हमारा काम चल जाता है। तो देखते हैं कि पहले लिस्ट होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लिस्ट की। ये है हमारे पास एग्जाम्पल, ये देखिए फ्रूट, मैंगो, ऑरेंज, वेजिटेबल, इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट जो है मेनली दो किस्म की ज़्यादातर यूज़ होती हैं। एक ये लिस्ट होती है जिसमें ये 1 2 3 इस तरह के वर्डिंग यूज़ हो, तो हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और एक ये लिस्ट होती है जिसमें 1 2 3 नहीं होता, ये डॉट्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इन दोनों लिस्टों को देखते हैं कि हम अपने HTML पेज में किस तरह लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं, जिसमें वो डॉट्स आपको बने हुए या डिस्क बने हुए आपको नजर आ रहे होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो है UL। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर हमने आइटम्स किस तरह देने हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें ये फ्रूट, बनाना, एप्पल, रेड, ग्रीन ये लिखा हुआ है, तो ये हमने किस तरह देने हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें आइटम देने के लिए LI का टैग यूज करेंगे। LI मीन लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं FRUIT फ्रूट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेजिटेबल, और हम क्या लिख देते हैं, मिल्क। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें तो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो गई, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क। इसी तरीके से हमने अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो जिसमें 1 2 3 है, तो उसके लिए जो हमारा टैग है वो है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसमें भी लिस्ट आइटम हम इसी तरीके से दे सकते होते हैं। ठीक है, LI से ही हमने लिस्ट आइटम देखने हैं। तो हम इन दोनों लिस्टों को देखते हैं, दरमियान में हम ब्रेक लगा के कि इन दोनों का अब रिजल्ट कैसे है। क्रोम में गए, रिफ्रेश किया, ये देखें ये 1 2 3 के साथ फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करके देखते हैं। हम यही कोड कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क के साथ 1 2 3 आ रहा था। इस 1 2 3 को हमने चेंज करना हो तो एक एट्रीब्यूट यूज होता है टाइप। टाइप बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 1। देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमने रिफ्रेश किया तो कोई इसमें चेंज नहीं आया। जैसे फ्रूट 1 2 3 के साथ आ रहा था, अभी भी वैसे 1 2 3 के साथ दोनों रिजल्ट एक जैसे हैं। तो ये क्योंकि मैंने पहले कहा डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें ये तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 5 किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, एक तो 1 आया है, इस तरह हम यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि A से क्या रिजल्ट आता है। इधर आए, रिफ्रेश किया, अब ये देखें वो ABC में कन्वर्ट हो गया। पहले 1 2 3 आ रहा था, अभी ABC आ रहा है। ठीक है, हम नीचे थोड़ी सी BR दे देते हैं ताकि हमारा पेज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, अभी बिल्कुल बॉटम पे है, ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी होगी। ये देखें पेज अब यहाँ पे देखें ABC के साथ आ रहा है। तो टाइप, यहाँ पे ये टाइप का मकसद है, और ये टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम एट्रीब्यूट की शक्ल में देते हैं, और एट्रीब्यूट का जो सिंटैक्स है वो ये होता है एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो यहाँ एट्रीब्यूट नेम है हमारे पास टाइप, और इक्वल करके हमने उसकी वैल्यू दी है A। तो हमारे पास टाइप की 5 वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो है हमारे पास 1 जो बाय डिफॉल्ट होती है, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 2 3 से आता है। एक है A, और इस तरह हम कैपिटल A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी वैल्यू कैपिटल A। अब देखें इसका रिजल्ट, देखें कैपिटल ABC में आ गया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास दो और भी वैल्यूज हो सकती हैं। एक है I, ये देखें
ये रोमन्स में उसने लिखना शुरू कर दिया। आपको आइडिया होगा, आपने ऐसी लिस्ट भी देखी होंगी, ठीक है। इसके साथ आप कैपिटल आई भी कर सकते हैं। ये इसकी 5th वैल्यू है, 5वीं वैल्यू है। ये देखें, अब उसने कैपिटल में लिखना शुरू कर दिया। चलें यहाँ पे अब हम इसके दो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे टाइप 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है। देखिए ये क्या करता है, स्टार्ट, और इसको मैंने कर दिया है 2, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें अभी, ये देखें, तो अब यहाँ पे 1 के बजाय इसने 2 से स्टार्ट लिया है। तो कभी हमें ऐसी लिस्ट चाहिए होगी जिसको हमने 1 से स्टार्ट नहीं करना, तो हम उसको 3, 4 या किसी और जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एट्रीब्यूट है स्टार्ट। अच्छा, इसमें ये सिर्फ नहीं है कि हम जो 1, 2, 3 हैं इनके साथ स्टार्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो अब हमने स्टार्ट 2 किया है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे देखें 2, 3, 4 लिखा हुआ है, रिफ्रेश करते हैं तो ये BCD, ठीक है। तो अगर ABC है और हमने स्टार्ट 2 किया है, तो हमारी लिस्ट B से शुरू होगी। तो इस तरह जो हमारी 5 टाइप्स हैं, ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, आई रोमन वाला, और कैपिटल और 1, उन सारों के साथ स्टार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो लास्ट एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। उसका नाम है रिवर्स्ड। नाम से ही जाहिर है कि ये क्या कर रहा है। देखें, अब हम इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं अपने, तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो B, A और 0 कर दिया, ठीक है। तो इसने रिवर्स ऑर्डर कर दिया उसका, क्योंकि हमने उसे स्टार्ट 2 कहा तो इसलिए उसने B से शुरू किया है, और आखिर में हमारे पास आइटम 3 थे तो A के बाद आइटम नहीं था तो उसने 0 कर दिया, ठीक। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, जो स्टार्ट 2 है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट को ख़त्म किया है, तो अब देखिए कैसे रिजल्ट आता है, CBA, तो रिवर्स में आ गया, ठीक है। और ये भी इसी तरह कि हर टाइप के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने टाइप A के साथ यूज़ किया हुआ है, इस तरह 1 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 के साथ यूज़ करके इसको देख लेते हैं, 3, 2, 1, तो ये रिवर्स ऑर्डर में इसने हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हम इसका एक और फीचर देख लेते हैं। दूसरे LI में वैल्यू इक्वल टू सपोज हमने 5 कर दी, ठीक है। तो अब देखें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पहले वो 1, 2, 3 के साथ आ रहा था, अब हमने LI के जो दूसरा LI था वेजिटेबल, उसकी वैल्यू हमने खुद से स्पेसिफाई कर दी, तो उसने सीक्वेंस तोड़ के जो भी वैल्यू हमने दी हुई होगी उसकी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है और वही वैल्यू हो जाती है, फिर आगे बाकी LI में बाकी आइटम में वही वैल्यू आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट हैं इनको हम नेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो देखते हैं हम इनको किस तरह नेस्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास LI है, ठीक है। इसमें हमने पहले कोई आइटम दे दिया। जो सेकंड LI है इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिर हम वही बात है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी डाल सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमने ऑर्डर लिस्ट डाल देनी है, उसके अंदर अपने आइटम आएंगे उसके, ठीक है। तो हमने देखें LI के अंदर ही एक और ऑर्डर लिस्ट डाल दिया, ठीक। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, देखें ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। अभी आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, नेस्टेड से नेस्टेड लिस्ट डालनी है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद हम जाते हैं अपने अगले टैग की तरफ, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़े का टैग है, और वो है हमारा एंकर टैग, हाइपर लिंक टैग। आपने देखा होगा कि लिंक जैसे होते हैं मुख्तलिफ पेजेस पे, कि उस पर क्लिक करते हैं और वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, तो वो लिंक जो है हम किस तरह डालेंगे, हम HTML की ज़बान में उसे एंकर कहते हैं, एंकर टैग, ठीक है। तो उस टैग को देखते हैं, ये वो एंकर टैग A से शुरू होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है href, ठीक है। href के अंदर हमने ये बताना होता है कि जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा। सपोज हमने href कर दिया http google.com, तो हम कहते हैं कि जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल पे चला जाए, सही है।
अब इसके दरमियान कंटेंट क्या होगा, ओपनिंग और एंडिंग एंकर टैग के दरमियान जो कंटेंट वो होगा कि कौन सी वर्डिंग लिखी हुआ है, जो लिंक बनी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा लिंक बन के हमारा पेज पे सामने आता है। रिफ्रेश किया, ये देखें वो जो मैंने गूगल लिखा था, ठीक है, वो जो वर्डिंग अंदर कंटेंट लिखी थी एंकर टैग में वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये google.com पे चला गया। ठीक है, फिर हम बैक करते हैं तो हमारा पेज आ गया। दोबारा देखते हैं कि हमारा जो एंकर टैग है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है href, उसमें हमने वैल्यू जो देनी होगी वो लिंक देना होगा कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो किस पेज पे हम जाना चाहते हैं उसका एड्रेस देंगे, और जो कंटेंट होगा टैग के अंदर ये वो वर्डिंग होगी जो हमें नज़र आ रही होगी हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अब इसको लिख देता हूँ गो टू गूगल। ठीक है, तो आपको अब सही समझ आ जाएगी कि गो टू गूगल से हुआ क्या। पेज को मैंने रिफ्रेश किया, देख हमारा लिंक है वो उसकी वर्डिंग चेंज हो गई गो टू गूगल। अच्छा, ये एग्जांपल तो ये दिखा रही थी कि जब हमने किसी इंटरनेट के ऊपर यूआरएल है उस पे पेज पे जाना है तो डायरेक्टली हम उसका यूआरएल दे देंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर अभी तो एक पेज है, सपोज हमारे पास दूसरा पेज है, दो पेज की वेबसाइट है, तो दूसरे पेज पे हमने जाना हो तो वो भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। और वो कैसे जाते हैं, हमारे पास अभी एक पेज है, हम दूसरा पेज बना के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आए तो यहाँ से न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ पे नई फाइल भी बना सकते हैं। हमारी अपनी पहली जो फाइल है देखें उसका नाम index.html है, हम दूसरी फाइल का नाम कोई और रख देते हैं, लेट्स सपोज contactus.html। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो आपकी एक नई फाइल बन जाएगी, उसका नाम contactus.html है। ठीक है, देखिए मैं फोल्डर में आके देखता हूँ तो यहाँ पे contactus.html बन गई। चलिए इसको फिलहाल हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था वही HTML हेड और बॉडी टैग्स लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ सिंपली दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा पेज है यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं कि कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर हमने जाना है, तो वो कैसे जाएंगे। ठीक, वही href। ठीक है, ये हमने एंकर टैग लिख दिया कॉन्टैक्ट अस इसके कॉन्टैक्ट में, ताकि लिंक हमारा कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आए। और href असल चीज़ है जिसमें हमने यूआरएल देना है कॉन्टैक्ट अस का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पेज है जहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं, अगर वो साथ साथ पड़े हैं, एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हैं, तो फिर तो हमारे लिए आसानी है, हम डायरेक्ट उस पेज का नाम लिख देते हैं contactus.html। बस जैसे हम ये लिखेंगे ये हमारा लिंक कंप्लीट हो गया। जाके देखते हैं, ये रिफ्रेश किया, ये कॉन्टैक्ट अस हमारे पास लिंक बन गया। इस पे मैंने जैसे क्लिक किया देखें दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, वो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज पे चला गया। सही है, एक छोटी सी नेविगेशन हम यहीं पे बना देते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर मैं एक लिंक बना देता हूँ जो इसको वापस ले आएगा। ठीक है, वापस लाने के लिए बता सकते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यस index.html लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वर्डिंग का लिख सकते होते हैं कंटेंट में। ठीक है, ये तो अब आप जानते हैं। अभी देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट लाया। ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी चला गया, यहाँ बैक लिंक है, बैक पे किया तो ये वापस आ गया। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ें देख ली। एक तो ये देख लिया कि हमने डायरेक्टली किसी इंटरनेट के ऊपर हमारे पास लिंक है जैसे google.com वगैरह, उस पे जाना हो तो क्या करेंगे, और हमारी वेबसाइट के अंदर कोई और पेज है उसमें जाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, कभी आपने ऐसे लिंक भी देखे होंगे जैसे गो टू टॉप हो गया, यानी कि बहुत बड़ा पेज है, हम उसके बॉटम में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक लिंक होता है गो टू टॉप, क्लिक किया और वो खुद ही स्क्रॉल करके पेज के टॉप पे चला जाता है। ठीक है, या हमने पेज के एक ही पेज के किसी और हिस्से में जाना हो, किसी और हेडिंग में, बहुत सारी हेडिंग है, बहुत बड़ा पेज है, तो हमने एक पेज के अंदर नेविगेशन करनी हो तो उसके लिए भी हम इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। पहले हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये पेज थोड़ा सा बड़ा सा हो जाए, तो हमें कुछ डमी सा टेक्स्ट चाहिए होगा ताकि वो हम इस पे अंदर लिखते जाएं। तो एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा था ना कि हमारा ये जो एडिटर है इसमें हमें काफ़ी सारी नई नई फीचर हमें मिलते जाएंगे जो कि नोटपैड में नहीं होंगे। तो अभी हम एक फीचर यहाँ पे दे देते हैं। अगर हमें डमी टेक्स्ट चाहिए होता है तो LOREM, ये जो हम लिखेंगे ना LOREM और आप टैब प्रेस करें तो देखिए इसने काफ़ी सारा टेक्स्ट हमें खुद ही लिख के दे दिया।
इसका कोई मीनिंग मतलब कोई नहीं है, हमें जैसे अपनी टेस्टिंग के लिए टेक्स्ट चाहिए था, तो ये देखिए इसने एक काफ़ी पैराग्राफ बना के हमें दे दिया। ठीक है, इसी पैराग्राफ को हम 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास पेज बड़ा सा हो जाए। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए, तो हमारा पेज हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है। अब क्या करते हैं कि बिल्कुल ये जो लास्ट पे हमने जाना है, टॉप पे चले जाते हैं। ये है यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में, बॉडी के स्टार्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं एक एंकर टैग href इक्वल टू गो टू बॉटम। ठीक है, हम पेज के स्टार्ट में हैं और हमने बिल्कुल पेज के एंड पे आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पेज के किसी भी सेक्शन में जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि जैसे हम बॉटम है ना बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे कोई ना कोई जैसे पी टैग है या इस तरह मुख्तलिफ टैग हैं, वो हम बना लेंगे डमी सा। ठीक है, और इसको एक एट्रीब्यूट होता है आईडी। ठीक है, वो दे देंगे और इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने लास्ट पैरा लिख दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आखिरी पैराग्राफ है, इसको मैंने एक आईडी दे दी। आईडी मीन आप नेम समझ सकते हैं। ये जो हमने आईडी दी है, इस सेक्शन को, इस पी टैग को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं फिर। ठीक है, कैसे करते हैं, अब ये जो नाम कोई भी हमने नाम दिया था, इसको कॉपी किया आईडी को। ठीक है, यहाँ पे आए, ये जो href है, यहाँ पे आपने हैश साइन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद वो जो आईडी थी वो लगा दें। अब जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस पेज के अंदर ही इसको ढूंढेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम लास्ट पैरा है। ठीक है, तो उस एलिमेंट की तरफ ये खुद ब खुद चला जाएगा। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखें गो टू बॉटम लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल बॉटम में खुद ही स्क्रॉल करके चला जाएगा। ये देखें, ये मैंने गो टू किया, ये देखें बिल्कुल एंड पे आ गया। तो एक ही पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में हमने स्क्रॉल करना हो तो उसके लिए भी हम इस एंकर टैग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देख लिया कि ग्लोबल यूआरएल जैसे हैं google.com वगैरह, वहाँ जाना हो तो क्या करना है, हमने एक अपने पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तब क्या कर सकते हैं, और इसी तरह विद इन वन पेज हमने एक सेक्शन से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना हो तब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर एक पेज तो है हमारे पास लेकिन वो किसी फोल्डर के अंदर है दूसरा पेज। ये तो अभी कॉन्टैक्ट अस और इंडेक्स साथ साथ थे। सपोज ये जो हमारा कॉन्टैक्ट अस है वो किसी फोल्डर के अंदर था, किसी और फोल्डर के अंदर है, तब हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं। ये देखें, ये जो साइन है यहाँ, इससे हम न्यू फाइल या फाइल बना सकते हैं। अभी हमने contactus.html इसी पे क्लिक करके बनाई थी। इसके साथ है हमारे पास न्यू फोल्डर का, तो इस पे क्लिक करें तो ये हमें फोल्डर बना देगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम एसेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और ये एसेट्स के अंदर एक फाइल बना देते हैं, यहाँ एक और HTML की फाइल बनाते हैं assets.html। तो ये हमारे पास एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर वही बात है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं जल्दी से, दिस इज एसेट्स। तो हमने अब एसेट्स पेज की तरफ जाना है इंडेक्स से, तो ये हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसी कॉन्टैक्ट अस के साथ ही हम बना लेते हैं इसको, ब्रेक दे के, नाम हम कोई भी दे सकते हैं इसके अंदर, एसेट्स पेज। असल चीज़ href है कि हमने फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी है तो किस तरह देंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो फोल्डर का नेम है पहले वो दें, एसेट्स फोल्डर का नेम है। अब फोल्डर के अंदर जो फाइल है स्लैश लगा के फाइल का नेम दे, तो बस फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से एक फोल्डर के अंदर की जो फाइल होगी वो हमें एक्सेसिबल हो जाएगी। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। ये एसेट्स पेज, ये लिंक आया हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक किया, वो एसेट्स पेज की तरफ चला, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमने जैसे गो टू बटन तो हमने किया, बटन में हमने एक पैराग्राफ लिखा था, उसको आईडी दे दिया। हम यहाँ नीचे हैं और यहाँ पे गो टू टॉप करते हैं, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो बिल्कुल एंड पे हमने एंकर टैग का href इक्वल टू समथिंग क्लोज, और हम यहाँ पे कह देते हैं गो टू टॉप। तो हमने अगर टॉप पे जाना है यानी पेज के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है, तो एक तरीका तो यही है जो आपने अभी बॉटम के लिए किया है कि बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे पी टैग या कोई भी सेक्शन, कोई भी एलिमेंट डाल दें और उसको आईडी दे दें, और यहाँ पे वही हैश टैग के साथ आईडी का नाम दे देंगे, वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये नंबर साइन लगाया है, ठीक है,
तो ये हमारे पास स्पेशल वे है कि ये खुद ही टॉप पे चला जाएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखें गो टू टॉप लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया, हम टॉप पे चले गए पेज के। तो जी दोस्तों, ये था हमारा एंकर टैग, जिसको हम यूज़ करके अपने पेज के ऊपर लिंक्स बना सकते हैं। हमने इसमें देखा कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर किस तरह जाया जा सकता है। एक पेज से कोई ग्लोबल यूआरएल है जैसे google.com, उस पे हम कैसे जा सकते हैं, और विद इन वन पेज, एक पेज के अंदर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंकर टैग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वेबसाइट्स के ऊपर। आपने इसको यूज़ तो किया होगा क्योंकि आपने वेबसाइट्स काफ़ी सारी यूज़ की होती। तो हम भी जब अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं, और वो है हमारा इमेज टैग। अभी तक हमने जो भी टैग्स पढ़े थे वो टेक्स्ट से रिलेटेड थे। हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया, पैराग्राफ टैग देखा, अंडरलाइन किया, लिस्ट्स के बारे में पढ़ा, तो वो सब कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड था। अभी हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। हमको अगर अपने वेब पेज के अंदर इमेज चाहिए होगा तो वो देखते हैं कि किस तरह हम अपने पेज में इमेज ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि कोई इमेज जो है वो कहीं से ला के अपने जो फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली जो इमेजेस होते हैं, या इमेज का फोल्डर बनाते हैं या एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने सारे इमेजेस रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया एसेट्स के फोल्डर के अंदर, me.jpg। तो ये अब इमेज हमारे पास आ गया। अब हम इसको वेब पेज के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो टैग यूज होगा उसको हम कहते हैं img, इमेज। ठीक है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है src। src मीन सोर्स, और सोर्स में हम क्या देते हैं, जो हमारे इमेज का यूआरएल है कि हमारा इमेज कहाँ पे पड़ा है। अब हमें पता है कि हमारा इमेज कहाँ पे पड़ा है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर। देखें अब ये खुद भी हमें एडिटर जो विजुअल स्टूडियो कोड है बता रहा है कि इसके अंदर दो फाइलें पड़ी, assets.html और me.jpg। तो आपने कौन सा यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना हो एरो बटन से उसको सेलेक्ट करें और टैब दबा दें तो ये खुद ही लिख देगा me.jpg। हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ में कि ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है ये नोटपैड से कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अब हमने सोर्स दे दिया, इसके बाद हम इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अब ये भी br टैग की तरह वैसा टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही बात, जिस तरह br में कंटेंट नहीं है इसमें भी अब कंटेंट नहीं है, क्योंकि अब जो इमेज का पाथ है वो तो हमने सोर्स एट्रीब्यूट से दे दिया। ठीक है, तो अब इसमें कंटेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं रही, इसी वजह से ये भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। चलें जी, हमने इमेज टैग लगा दिया और इसका सोर्स भी यहाँ पे लिंक कर दिया है। इसको करते हैं सेव, जाके देखते हैं क्रोम में क्या रिजल्ट आया। यहाँ पे हम आ गए हैं, ये हमने क्रोम ओपन कर लिया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एंड पे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा इमेज यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा इमेज का साइज काफ़ी बड़ा था तो वो इतना बड़ा इमेज होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम फिक्स करने के लिए दो और एट्रीब्यूट हैं बड़े आसान से, वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, एक है हमारे पास विड्थ और एक है हमारे पास हाइट। सपोज हम इसको विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल की और हाइट दे देते हैं 150। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। पेज को रिफ्रेश किया, अब ये देखें वो हमारा इमेज छोटा होके आ गया। अच्छा, हम यहाँ पे देखें तो हमारा इमेज उस क्वालिटी में नहीं आया, ये ऐसे स्ट्रेच होके आ रहा है। ठीक है, जैसे इसके विड्थ जो है ना ज़्यादा हो गई हो। तो नॉर्मली हमने इस तरीके से हाइट और विड्थ नहीं देनी होती, हमने ये देखना होता है कि हमारे पेज में कौन सी हाइट और विड्थ का इमेज सही रहेगा। तो जो हाइट और विड्थ का इमेज हमें चाहिए होता है हम उसी हाइट और विड्थ का इमेज ही बनाते हैं, यहाँ पे आके हाइट और विड्थ नहीं देते। ठीक है, इसके बाद एक और अहम इसका एट्रीब्यूट है वो हम पढ़ लेते हैं। वो ये है कि बाज़ औक़ात ये हम जैसे एसेट्स के अंदर अपने इमेज डाल रहे हैं, किसी वजह से वो इमेज रिमूव हो गया है या कोई टाइपो हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई इमेज का नाम लिखने में, जैसे अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, तो पेज के ऊपर क्या रिजल्ट बन के आता है वो देखते हैं। ये देखें, ये एक ब्रोकन इमेज की शक्ल बन के आ रही है। अब यहाँ पे कोई नहीं पता कि ये इमेज क्या था क्या नहीं था, ब्रोकन इमेज है। जो यूज़र होता है उसको समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या लिखा था, क्या है इस इमेज के बारे में।
आइडियली तो ये होना चाहिए कि इमेज ब्रोकन होना ही नहीं चाहिए। इमेज जो आपने यूआरएल दिया है वो लाज़मी वो इमेज होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़िस्ट करना चाहिए। बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट यूज़र को बताने के लिए कि इस इमेज के बारे में, इस इमेज की डिस्क्रिप्शन बताने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एएलटी। एएलटी मीन्स अल्टरनेट। तो हम इमेज का अल्टरनेट बता रहे होते हैं, इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं। जैसे अब इस इमेज की डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ माय फोटो, ठीक है? तो वो जो इमेज है, जिस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे कि किसी वजह से वो इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, तो एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे शो हो जाए, ठीक है? हम इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने अपना यूआरएल करेक्ट नहीं किया, ठीक है? ये वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब हम रिफ्रेश करें तो देखें एटलीस्ट वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ गई कि इमेज किस चीज़ के बारे में था। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो उसकी डिस्क्रिप्शन तो आ गई, ठीक है? तो हम अपना इमेज दोबारा सेट कर लेते हैं, क्योंकि इमेज सही होना चाहिए, उसका यूआरएल सही होना चाहिए। ये केस सिनारियो आना ही नहीं चाहिए। ये हमारा इमेज आ गया। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले के लेक्चर की निस्बत ज़्यादा टैग्स पढ़े हैं, थोड़े से मुश्किल टैग पढ़े हैं। ऑर्डर लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट भी हमने उसमें देखा कि नेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं। टैग्स के अलावा हमने इमेज टैग को भी देखा कि किस तरह हम अपने पेज में इमेज को ला सकते हैं। तो अभी आपने ये करना है कि इसकी ये जो प्रैक्टिस है आपने लाजमी करनी है। आपने ये नहीं करना कि 1-2 दिन में अगर आप ये टैग्स जो हमने आज पढ़े हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप छोड़ दें कि अब अगली वीडियो जब आएगी तभी प्रैक्टिस की जाएगी। तो आपने ऐसे नहीं करना। हमने जब अपने इस कोर्स के शुरू में ही कहा था कि आपने अपने लिए सोच के रखना है कि मैंने 1 घंटा डेली देना है या 2 घंटे या 1.5 घंटा, जो भी आप अपने लिए मुकर्रर किया है आपने टाइम, उसी टाइम के ऊपर वही 1 घंटा या 2 घंटे आपने लाज़मी देने हैं। और अगर आपका 1 या 2 दिन में आज का लेक्चर कवर हो जाता है, तो आपने ये करना है कि ये जो टैग्स और ये जो एट्रीब्यूट्स हमने आज पढ़े हैं, उनको आपने गूगल करना है। जब आप गूगल करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर में मैंने आपको दी है, आपको इससे भी मज़ीद ज़्यादा डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उसको भी साथ-साथ देखते जाएँगे। और इस तरह अगर आपने कंटिन्यू किया, तो आपके नॉलेज में भी ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा, उस टैग के बारे में भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और इस तरह आप बेटर से बेटर प्रोग्रामर बनते जाएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ये टैग बखूबी सीख लिए होंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक इन टैग्स की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाज़मी लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।